दिन है। कल हम ये सम्राट अशोक की याद करके वहाँ गए थे, वो हम लोगों ने अपने दिल में भर लेना चाहिए। हम हर साल मिलते हैं, और भी संगठनाएं हर साल मिलती होगी, उनकी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती होगी, बहुत सारी थ्योरेटिकल चर्चा होती होगी, बहुत सारी थ्योरी पर, बहुत सारे प्रैक्टिकल की बातों पर वो लोग सभी बातें करते होंगे। ऐसी बातें होना लाजमी है, ऐसी बातें होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन वह जो बातें हैं वो ऊर्जा देने के लिए बहुत बड़ी कारक सिद्ध होती है। मित्रों, एक क्रांतिकारी की मुझे याद आ रही है, ची गवेरा नाम था उसका, और बहुत दौड़ भाग के क्यूबा के जंगलों में छुपे हुए फिडेल कैस्ट्रो से बात करने के लिए सारी तकलीफें सहकर वो गया, और वो लोग दिन के 4 बजे बात करने बैठे। आधी रात तक बातें होती रही। आधी रात तक बातें होने के बाद में वहाँ से जब फिडेल कैस्ट्रो गया तो उसने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि फिडेल के साथ में सहयोग करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे। फिडेल के साथ में सहयोग करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे। फिडेल के साथ में सहमत रहने वाला, सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, फिडेल के साथ में सहमत रहने वाला मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। देखिए कि सहयोग एक स्थिति है और सहमति एक स्थिति है। रमाई, हम जब ये इन बातों को लेते हैं तो मैंने रमाई को देखा कि वो जिस तरह से सहमत है कि उस सहमति से बाबा साहब नाम की ऊंचाई जो है वो एवरेस्ट तक पहुंच गई। अगर रमाई सहमत नहीं होती, अगर रमाई सहमत नहीं होती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम का आदमी उस ऊंचाई को छू पाता क्या? मुझे लगता नहीं छू पाता। जब घर की बीवी इस तरह से सहमत नहीं होती तो घर का क्या होता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। इसलिए किसी कार्यकर्ताओं का सहमत होना यह उस संगठन के लिए कितना लाजमी है और उस संगठन को बड़ा करने के लिए कितना बड़ा कारक बनता है, ये फिडेल कैस्ट्रो और चे गवेरा जानता था। चे गवेरा फिडेल कैस्ट्रो नहीं भी जानता होगा। साथियों, बहुत थ्योरेटिकल नहीं है आपकी संगठन की मर्यादा। देखिए कि आपके पास लिखने के कागज का जो ये देना था वो भी संगठन नहीं दे पाए। आपने जो भी सुना वो कानों में सुना। मैं उन कानों से, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दूसरे कान से न निकल जाए। सहमति की ये जो बात है वो दूसरे कान से न निकल जाए, वो तुम्हारे दिल में रह जाए। और इसलिए कल का दिन जो था, कल का दिन अम्बेडकरी इतिहास के लिए मैं समझता हूँ कि कल का दिन इतिहास के लिए हम लोगों ने उसकी जो नींव बनाई है वो बड़ी है। अभी एक सत्र हुआ इसके पहले, अम्बेडकरी आंदोलन में सकारात्मक, अम्बेडकरी आंदोलन का सारा ये जो है, सारी शक्ति जो है, वो सारी शक्ति कौन बोल रहे थे, वो हमारे पाटिल साहब बोल रहे थे कि वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली ये कैसा सब्जेक्ट है। मित्रों, अम्बेडकरी आंदोलन की बहुत बड़ी शक्ति जो है वो उसकी सोच से नकारा हो गई है। अम्बेडकरी आंदोलन के पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत थी। 50 साल हो गए हमने उस शक्ति को बर्बाद किया। इसलिए कल हम जो मिले हैं वो कल एक सकारात्मक सोच,
अम्बेडकरी आंदोलन में और जगह जगह हर कान में जाए, हर दिल में पहुंचे, इसके लिए इकट्ठा हुए। तो कल की वो जो सोच है, कल का वो जो है, तो आप ले घर जाते वक्त, कल कल हमने जो किया वो थेराटिकल नहीं था। कल हमने जो किया वो थेराटिकल नहीं था। बाबा साहब ने 20 नवंबर 1956 में बुद्ध की कार्ल मार्क्स के भाषण में कार्ल मार्क्स के संदर्भ में मर्यादाओं का उल्लेख करते वक्त जिस मर्यादाओं का उल्लेख किया था, उस मर्यादा ने ही गोर्बाचेव के बाद में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ने रशिया कोलैप्स कर दिया। बाबा साहब का आंदोलन इसलिए कोलैप्स नहीं हो पा रहा क्योंकि वो एक तरह से नहीं चलता। मात्र आदमी की भौतिक बातों पर ही उसका ध्यान नहीं है। कल शायद भौतिक बातों की भी बात हो गई। भौतिक बातें बहुत सारी है, वो केवल इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत सारे इसमें भौतिक बातें रहती है। हमारा उत्थान भी जो है वो एक, लेकिन भौतिक बातों के साथ में कार्ल मार्क्स ने सूत्र देते उसका कि डायलेक्टिक होना। कार्ल मार्क्स ने सूत्र देते उसका कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, लेकिन कार्ल मार्क्स की सोच में मटेरियलिज्म खूब आया। डायलेक्टिक मन का द्वंद्व जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना जितना उसको हेगेल से सीखने मिला, या जितना वो डायलेक्टिक समझा उतना ही समझा। और हेगेल ने भी बंच ऑफ थॉट्स को लेकर जितना डायलेक्टिक रखा था उससे आगे वो भी नहीं जा पाया। हेगेल की मर्यादा मार्क्स तक आई और मार्क्स ने उसकी मर्यादा रशियन क्रांति के कोलैप्स होने तक आई। वो कोलैप्स होना हमको 50 साल हो गए, अम्बेडकरी क्रांति को 50 साल हो गए, और आप लोग पॉजिटिवली बैठे हैं, सकारात्मक बैठे हैं। आज भी अम्बेडकरी समाज में गांव कस्बे से लेकर शहरों तक सकारात्मक सोच रखने वाला आदमी, उसकी कमी नहीं है। सकारात्मक सोच रखने वाले की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि अम्बेडकरी आदमी केवल मटेरियलिस्टिक नहीं है, केवल क्या शर्ट और फुल पैंट कैसा हो, उसके कलर कैसे हो, मेरी बीवी कैसे सुंदर दिखे, इतना ही नहीं सोचता। आप भी तो इसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, और आप यहाँ बैठे बुद्ध के साथ। बुद्ध बहुत पहले हो गए, 2500 साल पहले, लेकिन 2500 साल के पहले जो डायलेक्टिक मन का द्वंद्व जो बताया था, वो गाना सुना होगा आपने, तुरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ताहिर ने वो मन के द्वंद्व को जिस तरह का रखा, शायर को किससे समझा, कम्युनिज्म से समझा, बुद्ध से समझा, मालूम नहीं, लेकिन मन का वो डायलेक्टिक बुद्ध ने जो देखा था वो आज भी कारक है, आज भी आदमी के साथ, आदमी के मन के साथ जुड़ा है, और आदमी के साथ मन से जुड़ा हुआ वो डायलेक्टिक जो है वो हम यहाँ बैठे, और यहाँ से हम एक सकारात्मक सोच, यानी बड़ी बड़ी पोथियां और बड़े बड़े विषय नहीं ले जा रहे हैं। कहते हैं ना, यानी सुनील ने पूछा था कि तुम ये मिट्टी क्यों ले जा रहे हो, दीक्षा भूमि की ये मिट्टी भर के क्यों ले जा रहे हो चंडीगढ़ के एक कार्यकर्ता को। तो चंडीगढ़ का वो कार्यकर्ता कहता है कि यहाँ इस मिट्टी पर अम्बेडकर वादियों के पांव पड़े हैं, हमारे बिहार की पाया में अगर वो मिट्टी रही तो वो उसकी ऊर्जा जो है, उसका समर्पण हमारे बिहार में भी आकार लेगा। तो वो मिट्टी की तो कोई तासीर नहीं होती मिट्टी में, हमारा मन अगर चाहे तो इस मिट्टी में तासीर, अगर हमारा मन अगर बने तो कल जब हम इकट्ठा हुए तो उसमें एक तासीर है, ताकत है। कल हम जो इकट्ठा हुए उसमें एक ताकत है, और हमारा मन नहीं चाहे तो कुछ नहीं ताकत उसमें।
अरे क्या हम सांची गए थे, कुछ नहीं, वो देखिए स्तूप वगैरह, और एक प्रार्थना की है बिहार में बैठकर और चले आए। हमारा दोस्त अगर पूछता है कि सांची से तुम क्या लेके आए, तो तुमने यह कहा था सांची में मैंने सांस ली है, सांची में मैंने सांस ली है, सांची में मैंने सम्राट अशोक ने जिस मिट्टी को छुआ था उसका सुगंध लिया है। उस पेड़ में घूमे हो ना तुम, कल घूमे कि नहीं, उस बगीचे में घूमे हो, उस जंगलों में घूमे हो, और जहाँ सम्राट अशोक जैसा राजा बुद्धिज्म की तत्व, बुद्धिज्म के सूत्र जिस जमीन में बोता है उस जमीन को कल तुमने छुआ है। मित्रों, ये बात लेकर जानी है, बहुत बड़ी किताबी बातें लेकर जानी नहीं। मैं सांची के लिए जिन लोगों ने आयोजन किया उनकी सैकड़ों गलतियां होगी, उनकी सैकड़ों गलतियां होगी। जो सुनील लामसोगे या केतन की, उनकी भी सैकड़ों गलतियां होगी, तीसरे ऑफिस की भी बहुत गलतियां होगी। लेकिन कल के दिन का मैं अपने जिंदगी में कल के दिन को एक स्थान दूंगा कि कल मैंने फिर से, मैं 85 में आया था, भोपाल गैस कांड हुआ था 84 दिसंबर में, तो मैं महाराष्ट्र का संयोजक था, और यानी 3 दिसंबर के बाद में पहली टीम 5 दिसंबर को मैंने भेजी जिसने वो लाठी उठाई थी। फिर उसके बाद में 10 तारीख को टीम भेजी, उसके बाद में 18 तारीख को एक टीम भेजी, उसके बाद में जब अर्जुन सिंह से बात करने का समय आया तो 1985 के 3 फरवरी को अपने यूनियन कार्रवाई की वो टैंक देखी थे, और तब मैं सांची आया था। कब आया था? 1985 को। तब ये भाव नहीं था, तब मैंने गया था, तब मैंने सम्राट अशोक ने खड़ा किया हुआ वो स्तूप देखा है, तब मैंने पूजा की है, तब मैंने हाथ जोड़े हैं, सम्राट अशोक को याद भी किया है। लेकिन कुछ ले जा रहा हूँ, मैं सांची की मिट्टी ले जा रहा हूँ, मैं सांची की सुगंध ले जा रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं था। मैं आया था यूनियन कार्बाइड की समस्या को देखने, यूनियन कार्बाइड की समस्या नागपुर लेके गया, फिर क्या लड़े वो जाने दीजिए, लेकिन तब वो भाव नहीं था, कल वो भाव था। इसलिए कल हमारे इकट्ठा होने का पीक था। आज हम यहाँ से जाते वक्त आज वो भाव अगर आप हम ले जाते हैं हमारे अंतःकरण में, तो बड़ी चीज है। दूसरी चीज ऐसी है कि एक बात चली कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अम्बेडकरी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप लोगों की या पूरे अम्बेडकरी समाज के, नेताओं की नहीं, मात्र नेताओं की नहीं, पूरे अम्बेडकरी समाज की कमजोरी क्या है? और पूरे अम्बेडकरी समाज की कमजोरी है उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या है उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? कल केतन ने बड़ी सुंदर बात की कि नागपुर के वो बीएसपी के सारे लीडरों को पकड़ के लाने का। केतन कह रहा था कल कि वो सांची से आने के बाद में वहां देख कर आने। हम कहाँ आए हैं? दुनिया में जिस संस्कृति का डंका बज रहा है, आज क्रिश्चियनिटी दुनिया को बचाने के लिए काम नहीं कर रही। आज क्रिश्चियनिटी दुनिया को बचाने के लिए काम नहीं कर रही। क्रिश्चियनिटी को दुनिया का बचाने का खौफ भी नहीं है। उनके पास खौफ है कि क्रिश्चियनिटी दुनिया पर राज कैसे करे। खौफ क्या है? क्रिश्चियनिटी दुनिया पर राज कैसे करे। और बुद्धिस्ट आदमी का खौफ क्या है? बाबा साहब का खौफ क्या था? हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर वो कुछ और साल जी लेते तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लिखा होता। उनका खौफ था। यानी मैं अभी जब क्रांति के संदर्भ में सोच रहा हूँ
तो सोचते हो मैंने जो देखा है कि बाबा साहब फिलोसॉफिकल अप्रोच रहने के बावजूद फिलोसॉफी के संदर्भ में बहुत सारी बातें नहीं कर पा रहे, मर्यादाओं के कारण। उनके पास मर्यादा है तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी समस्याओं की मर्यादा है उनके पास, और वो मर्यादा पर देखते। अपने घर का आदमी बीमार रहा, अपने घर का आदमी बीमार है और बाजू में कोई मेला लगा है तो हम मेला देखने नहीं जाते, हम मेला देखने नहीं जाते, हम हमारे घर के उस आदमी के साथ बैठते हैं, उसकी दवाई दारू का इंतजाम करते हैं, मेला देखने नहीं जाते। बाबा साहब जब लिख रहे थे तो तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी समस्या, तुम्हारे आंसू उनके दिल में जो थे, वो दिल तत्वज्ञान पर बात करते बैठ नहीं सकता था, वो दिल तत्वज्ञान पर बात करते हुए बैठ नहीं सकता था। नहीं तो मैं आज देख रहा हूँ कि शायद दुनिया में उनके जैसा कोई तत्वज्ञानी नहीं हुआ रहता। आज सभी, यानी प्लेटो से लेकर तो आज तक सारे फिलोसोफर्स की चर्चा और उनको पढ़ते वक्त मैं एक मर्यादा फेस कर रहा हूँ। शायद मैंने हिंगरगार्ड में बोला भी था कि सारे फिलोसोफर इतिहास का ये लेते हुए वर्तमान तक आते हैं और वर्तमान में सॉल्यूशन देते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्तमान में सॉल्यूशन देते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। और सॉल्यूशन क्या दे, यानी बाकायदा प्लेटो तक वो रिपब्लिक लिखते वक्त बराबर ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो कंफ्यूज हो गया कि अब क्या दे, तो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा कहते हुए फिर वो कार्ल मार्क्स तक। मैं आज कार्ल मार्क्स को देख रहा हूँ तो फिलॉसफी के बाकी के बाद के उत्तरों को देते वक्त एंगेल्स का किताब है, एंगेल्स का एक किताब है, उसने कार्ल मार्क्स की मर्यादाओं पर आखिरी पेज पर लिखा है कि हम जब वो लिख रहे थे, हम कार्ल मार्क्स और मैं जब दुनिया के भांडवलवाद पर, पूंजीवाद पर चर्चा कर रहे थे, तब हमारे सामने ये मर्यादा नहीं दिख रही थी। आज इस मर्यादा को देखते हुए दुनिया में कहीं क्रांति नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। और फिर मैं सोचने पड़ गया कि ये ऐसा लिखने के बावजूद रशिया में क्रांति क्यों हुई। और फिर मुझे उसके नए जवाब मिले क्योंकि रशिया का आदमी उस वक्त सभ्य आदमी नहीं था, रशिया का आदमी लठैत था। रशिया का आदमी कैसा था, अपने यहाँ का वो दूध वाला है ना, जो गाय को हगालता, भैंसों को हगालते, वो लठैत बोलते ना, जिसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, उसके लिए तो कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लेनिन ने जो क्रांति की, वो झाड़ के ऊपर उसकी लाठी उठाई उसने, और उसकी लाठी ज्यादा ताकतवर हुए तो उसने झाड़ को जीत लिया। उसकी लाठी अगर ज्यादा ताकतवर नहीं तो झाड़ को हाथ, यानी लेनिन की क्रांति ही पूरी क्रांति मार्क्स की फिलॉसफी में कहीं नहीं बैठती, मार्क्स की फिलॉसफी में कहीं नहीं बैठती। लेनिन की क्रांति, लेनिन बड़ी क्रांति कह रहे हैं, लेकिन उस क्रांति को आज सब सामने रखते हुए जिसकी लाठी उसकी भैंस के रूप में देखते हैं। लेकिन लेनिन ने एक बड़ा अच्छा किताब लिखा था, एक भाषण था उसका 1922 का। उस भाषण में उसने एक युवक संघों के लिए ऐसा एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उसने एक शब्द यूज किया था, बाद में नेहरू ने भी यूज किया, वही शब्द बाद में नेहरू ने यूज किया। एक बार लाल किले से भाषण देते लेनिन ने उस भाषण में कहा सीखो। उसने क्या कहा लेनिन ने, सीखो। पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सब लोग 3 बार क्यों कहते हैं। बुद्ध के धम्म में भी साधु 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 3 ही बार है, त्रिशरणी है। बुद्ध का धम्म भी 3 ही बार वो सारे साधु आते हैं, और बाबा साहब की लड़ाई है अभी 3 ही बार है। अब समझ लीजिए कि गांधी यह यहाँ के हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, और गांधी के साथ बाबा साहब के 3 मुलाकातों का उल्लेख बहुतों ने किया। रत्नाकर गणवीर का बाबा साहब पर जो किताब है, गांधी आंबेडकरांच्या 3 भेटी है ना।
अब 3 भेटियों की क्या चर्चा करते हैं? 3 युद्ध है, 3 युद्ध है। वो 3, पहला युद्ध कब है? पहला युद्ध है 1920 को, जब नागपुर में कांग्रेस परिषद हुई थी। क्यों हुई थी कांग्रेस परिषद? वो इसलिए हुई थी कि अपना झंडा बाबा साहब यहाँ आकर गाड़ दिए थे। 1920 के 31 मई को बाबा साहब की नागपुर में हाथी पर रैली निकली थी। काय पर रैली निकली थी? हाथी पर। और बाबा साहब महल से लेकर तो पासपावली तक बाबा साहब को हाथी पर लाया गया। बाबा साहब के साथ शव छत्रपति भी था। भोसले राजा ने स्वीकार किया था, जिसका जब भी उल्लेख किया वो साड़ी का, रामाबाई के साड़ी का, कि रामाई वो फेटा लेकर गई थी, तब वो फेटा पहनाया गया था बाबा साहब को। वही फेटा बाबा साहब जब सेकंड गोलमेज परिषद से आए थे तो रामाई वही फेटा पहन गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी के साथ पहला युद्ध कब हुआ बाबा साहब का? 1920 में। 31 मई को जैसे ही बाबा साहब का सत्कार नागपुर में था तो गांधी के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि बाबा साहब ने विठल रामजी शिंदे को पुणे में हरा दिया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो सहूलतें देने के संदर्भ में जो बात चली थी और जो सहूलतें के संदर्भ में बाबा साहब ने फौरन से आने के बाद में बाबा साहब ने जो बात की थी, इसमें एक युद्ध चला। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तब एक बैरिस्टर चंदावरकर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, अस्पृश्याच्या मुक्तीकरता अस्पृश्यांची परिषद। काय झाली होती? अस्पृश्यांच्या मुक्तीकरता अस्पृश्यांची परिषद। उसका अध्यक्ष था बैरिस्टर चंदावरकर। और उस परिषद को गांधी ने अपना शुभ संदेश भेजा था। गांधी ने क्या भेजा था? अपना शुभ, यानी गांधी बम्बई में होने वाली हर घटना को देख रहा है। विठल रामजी शिंदे नाम के आदमी को जब बाबा साहब ने हराया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की सुविधाओं को लेकर जब हराया, और साउथ ब्यूरो कमीशन को जब 1919 की जनवरी में यहाँ बाबा साहब की बात मंजूर करनी पड़ी, तब गांधी तिलमिला गया था। क्योंकि विठल रामजी शिंदे नहीं हारा था, हारा था गांधी। विठल रामजी शिंदे बम्बई तक था और गांधी पूरे भारत तक था। तो पहली हार गांधी की कब है? 1920 को, जब बाबा साहब को यहाँ हाथी पर निकाला गया तो मजबूरी में गांधी को 1920 को नागपुर में अधिवेशन लेना पड़ा। क्योंकि यहाँ और दशरथ पाटिल का ये है, यानी विदर्भातील दलित चळवळीचा इतिहास नाम का किताब जाके देख लीजिए। उस किताब में है कि मात्र दलितों को सभासद, कांग्रेस का सभासद बनाने के लिए सारी कांग्रेस दौड़ रही है। पूरी कांग्रेस एक ही काम कर रही है। 1920 को नागपुर में उसने अपनी कॉन्फ्रेंस रखी है। 20 को नागपुर अधिवेशन मंत्र चला और उस अधिवेशन के लिए एक ही काम हो रहा है। सारा दलित, सारा महार, मैं महाराज की तारीफ नहीं कर, सारा महार और पूरा दलित कैसा भी करके कांग्रेस का सभासद बने, इसका एक सूत्र कार्यक्रम चल रहा है। और 1.5 साल तक चला, यानी वो अधिवेशन के बाद में भी चला। पहली लड़ाई वो है। दूसरी लड़ाई कौन सी है? दूसरी लड़ाई अपने इतिहास में नहीं है। पता नहीं क्यों हमने बाबा साहब को गांधी से बहुत कमजोर क्यों समझ लिया, या गांधी के सामने बाबा साहब को बहुत कमजोर क्यों रखा गया, मेरे समझ में नहीं आता। मैं अभी नए किताब की ये करते वक्त मैंने फिर से वो दांडी यात्रा पर फिर से जब ये लिया तो तुम्हें याद होगा, महाड़ 14 तालाब का पानी बाबा साहब ने हाथ में लिया था। कब लिया था? 1927 को। कब लिया था? 1927 को। और दांडी यात्रा कब होती है?
दांडी यात्रा कब होती है? दांडी यात्रा होती है 1930 को। दांडी यात्रा कब होती है? 1930 को। 12 मार्च को शुरू होती है साबरमती आश्रम से, और वो 6 मई को 6 अप्रैल को वो जाके वो नमक उठाता है। क्या कैसे करता है? वो भी वैसे ही उठा रहा है, वो भी झुक रहा है, वो भी बाबा साहब की तरह ही झुक गया है, और उसने भी हाथ की मुट्ठी में नमक उठा लिया। 1920 फिर से 1930 को आया, 1920 फिर से 1930 को आया। त्याच्यावर मी लिहित आहे एक आर्टिकल या अंकात येईल ते, कि गांधी पूरे फ्रेम में किस तरह बाबा साहब को फॉलो करा, और एक आदमी फॉलो कर रहा है बाबा साहब को लगातार, उसका नाम है सावरकर, लगातार फॉलो कर रहा है। यानी भारतीय राजकारण की एक अजीबता ये है, अजीब है कि वो सारा राजकारण आम्बेडकर को फॉलो कर रहा है, और आम्बेडकर के लोग, बाबा साहब के लोग वो दिख ही नहीं रहे कि सारा पूरा भारतीय पॉलिटिक्स जो है, पूरा भारतीय पॉलिटिक्स बाबा साहब को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में पुनः करार, उसके बाद में पुनः करार, और ये 3 लड़ाइयाँ 1920 की, 1930 की और 1932 की, जहाँ अब ये मेरी बात मान लो या मेरी जान लो, ऐसा कह रहा है गांधी, मजबूर हो जा रहा है वो। और उसके बाद में कितने साल लिया वो? 1932 से 1948 तक दिया, 16 साल दिया, और 16 साल में एक भी बार बाबा साहब के सामने नहीं आया। मित्रों, आपको याद होगा या याद नहीं होगा? याद नहीं होगा कि ज़्यादा चांस है। मायावती ने जब मायावती ने सीताराम केसरी के साथ पैक्ट किया था, पीवी नरसिंह राव था, तब कहा था कि गांधी चाहे जितने भी बुरे हो, क्या कहा था उससे मायावती ने? गांधी चाहे जितने भी बुरे हो, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में घटना बनाने के लिए जो पहुंचाया, घटना बनाने के लिए, वो उनका ये है बड़ा काम है, और मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, उसको मानती हूँ। मैंने तब मायावती को लेटर लिखा था कि ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन जाने दीजिए। कितने साल दिया वो? 16 साल दिया, 16 साल दिया, और एक भी बार बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। तो वो जो ताकत है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत है कि खैर के सामने कह रहा है कि इस तरह से अगर कोई मुझे मेरी इंसल्ट करता तो मैंने उसको जूते से मार दिया रहता। जिसको भारत का लोह पुरुष होता बोलते हैं, उस लोह पुरुष को जूते की से मारने की बात बाबा साहब कह रहे हैं, लोह पुरुष तक वो बात जा रही है। और देखिए, संविधान सभा का वो इसका अध्यक्ष रहते वक्त जब एक आदमी तकरार लेकर गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस आदमी को कहता है, तेरे को संविधान का क्या समझता है? यानी ये जूते से मारने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि तेरे को संविधान का क्या समझता है? हम किसके बेटे हैं? हम किसके बेटे हैं? हम कौन है? हम इनके बेटे हैं, हम बुद्ध के बेटे हैं, जिसने सारी दुनिया में अपनी रोशनी पहुंचाई। हम किसके बेटे हैं? हम बाबा साहब के बेटे हैं। और हमें कितना इंफेरिटी है, हमें कितना इंफेरिटी है साथियों। 50 साल में हमने कोई संगठन एक नहीं रखा। हमारी इंफेरिटी ने क्या किया? उनका संगठन कितने साल हो गए? 1925 को आरएसएस बना था, और आज तक आरएसएस फूटा नहीं है। कितने साल हो गए? 80 साल के ऊपर हो गए, 80 साल के ऊपर हो गए। अभी 85 साल हो गए उसको, वो संगठन फूटा नहीं है। और हम ऐसे जिसने सारी दुनिया को झुका दिया,
उसके संगठन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टुकड़े ही टुकड़े करते जा रहे हैं। आज संगठन बन रहा है, कल टूट रहा है, आज संगठन बन रहा है, कल टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्यों टूट रहा है? क्योंकि दो लोग संगठन बनाते वक्त उनका कॉम्प्लेक्स जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही संगठन बन रहा है, जैसे ही संगठन खड़ा होता है, हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स ये लेने लगता है, और फिर वो कॉम्प्लेक्स फिर अभय लोखंडे बड़े कि संजय और के बड़े, ऐसा करने लगता है। विमल सूर्य चिमनकर बड़ा कि अशोक खन्नाडे बड़ा, कौन बड़ा? और फिर मैं कहूँगा हट, मुझे नहीं बात करनी खन्नाडे से। यहाँ हुआ कि नहीं? क्यों सुनील? वो जाने दीजिए, लेकिन हुआ। हम लोग 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल एक जगह थे, ऐसा नहीं हो रहा। बस 5 साल 10 साल इकट्ठा रहतो है। अरे ये आम्ही आभार द्यायला हवेत का आपलं संघटन आजही एकभंग आहे। एक दोन माणसं निष्क्रिय झाली असतील, बाजूला गेली असतील, पण संघटन आजही फुटलं नाही। मला वाटतं हे पहिलं संघटन असावं। आम्बेडकरी आंदोलन में पहला संगठन होगा जो इतना सफर तय करने के बाद भी फूटा नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर का इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स इतना मजबूत है। हमारे अंदर बड़प्पन भी है, हमारे अंदर बड़प्पन भी है, लेकिन हमारा बड़प्पन अहंकारी है। हमारा बड़प्पन अहंकारी है। आपको पता होगा जगजीवन राम के पैर जब छूने के लिए कोई आदमी जाता था तो जगजीवन राम अपनी धोती ऊपर उठा लेते थे। धोती ऊपर उठा लेते थे इसलिए कि उसका सर जो है वो सर रखने के लिए मेरे पैर बराबर में। अरे तुम बाबा साहब आम्बेडकर की संतान हो कि जिसके पैर छूने कोई जाता था तो वो डंडा मारते थे, हट मेरे पैर मत छू। कितना बड़ा आदमी था, क्या इज्जत कर रहा होगा वो आदमी। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, एक अनपढ़ गवार आदमी है। आपको पता होगा ना, वो माई साहब को जब उन्होंने डांटा था, किसके लिए डांटा था? गांव के गवार के लिए। गांव के गवार के लिए किसको डांट रहा है? अपनी बीवी को। कह रहा है कि तुझे क्या मालूम वो किस गांव से है, कैसे आया है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। कौन चिंता कर रहा है? मसीहा चिंता कर रहा है। किसकी चिंता कर रहा है? वो एकदम। और मसीहा पैर नहीं छूने दे रहा। यहाँ तो हमारे जगजीवन राम ऐसे उठा, धोती उठा लेते हैं, पैर छू ले। और हमारे जगजीवन राम का पुतला वो सच्चिदानंद धोता है। कौन? शंकराचार्य था ना, वो पुतला धोता है। स्वरूपानंद ने कहा था। इतनी औकात है आज उसकी। तो इसलिए वो कौन थे? वो हरिजन थे, गांधी को मानने वाले थे। जिस गांधी ने ये कहा था यंग इंडिया में कि तुम कितने पढ़े हो ये ज्यादा तवज्जो नहीं रखता, तुम ज्यादा एक उछलो मत, तुम्हारा पैसिक व्यवसाय जो है, वांशिक व्यवसाय जो है, तुम भंगी हो तो तुमने झाड़ू मारना ही तुम्हारे अभिमान की बात है। तुम ग्रेजुएट हो रहे हो, अपने ग्रेजुएट होने के पहले रहे हो, और गांधी तुमको कह रहा है कि तू ग्रेजुएट हो गया तो भी तू भंगी पर। 1921 का ग्रेजुएट क्या बन रहा होगा? IAS ऑफिसर होगा वो। जिनकी IAS ऑफिसर होने की लायकी है उसको कह रहा है तू भंगी बन। इसलिए जगजीवन राम ने छुए बराबर पुतला धोया जाता है, वो गांधी है। और तुम्हारा मसीहा इतना बड़ा है और फिर भी तुमने इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? है। आम्बेडकरी आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हमारे अंदर के इसी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स ने किया है। क्योंकि वो ब्राह्मणों से जब बात करने जाते हैं तो ब्राह्मण को पैर छू लेते हैं हम, लेकिन अपने आदमी से बात करते हैं तो उसकी औकात देखते हैं। अरे ये उसकी मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है।
इसलिए सोनिया गांधी के बाजू में, कल मैंने बताया था कि सोनिया गांधी के बाजू में प्रकाश आंबेडकर भी खड़ा है और सोनिया बाजू के में गवई भी खड़ा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। रामदास भी खड़ा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हाँ, सोनिया गांधी के दोनों पैर छू रहे हैं, सोनिया गांधी के दोनों, यानी हमारे अंदर के इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ने हमारा सोने जैसा संगठन, जिस संगठन ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड कहा था, जिस संगठन को दुनिया को बदल देना था, जिन लोगों को दुनिया में नई मानवता को पैदा कर रहा था, और ये मानवता दुनिया के सारे मानवतावादियों को भ्रमित करने वाले लोगों को दूर करके एक नई दिशा दे रही थी, वो संगठन के लोग अपने ही लोगों से दूर हो गए। एक बस्ती दूसरे से दूर हो गई, एक शहर दूसरे से दूर हो गया, और एक संगठन दूसरे संगठन से, अपने संगठनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। मित्रों, आज अगर ले जाना है तो ये ले जाइए, आज अगर यहाँ से ले जाना है तो ये ले जाइए कि आज के बाद में मेरे अंदर कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। क्या ले जाइए? ले जाना है ना, जाना है ना, तो ये ले जाइए कि सारे अंबेडकर को मानने वाले, सारे तथागत को मानने वाले सभी मेरे भाई हैं, दूसरे भी मेरे भाई हैं, लेकिन उनको सरेंडर नहीं होगा मैं, उनके पैर नहीं छूंगा मैं। अगर वो ब्राह्मणवादी है तो मेरा युद्ध है। मित्रों, हमारे अंदर बाबा साहब ने एक बात की थी। क्या बात थी? एक युद्ध दिया था हमारे अंदर, बाबा साहब ने एक युद्ध दिया था। वो युद्ध ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्ध ने लड़ा था, वो युद्ध ब्राह्मणवाद के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ा था, वो युद्ध दिया था। हमने युद्ध नहीं स्वीकारा, बाबा साहब का युद्ध नहीं स्वीकारा, हमने बाबा साहब का आंदोलन स्वीकारा। क्या स्वीकारा है? हमने बाबा साहब का आंदोलन स्वीकारा। आंदोलन यह सामयिक प्रक्रिया है, आंदोलन ये सामयिक प्रक्रिया है, आंदोलन यह उत्तेजना देने वाली प्रक्रिया है, और युद्ध जो है वो सामयिक नहीं, स्थिर है, और युद्ध जो है वो अनिवार्य है। युद्ध क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य चीजें हमने छोड़ दी। बाबा साहब के लड़ाई की जो अनिवार्यता थी, बाबा साहब के लड़ाई की जो अनिवार्यता थी वो हमने छोड़ दी, और बाबा साहब के लड़ाई में जो सामयिकता थी वो सामयिकता हमने साथ ले ली। वो सामयिकता कब है? वो सामयिकता है 1935 के पहले। वो सामयिकता कब है? 1935 के पहले। कारण बाबासाहेब 1935लाच म्हणतात ना की माझा जन्म हिंदू म्हणून झाला असला तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नहीं। फिर बाबा साहब का आंदोलन कैसे बनता है? युद्ध बनता है। इसलिए फिर आंदोलन नहीं दिख रहे। 1935 के बाद में कोई आंदोलन नहीं दिख रहे। हमको कैसा लगता है, कैसा इतना बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन 1935 के बाद में कोई आंदोलन नहीं है। सारे आंदोलन जो है वो 1935 के लिए पहले है, क्योंकि आंदोलन ये जो होता है वो सामयिक होता है। आंदोलन ये जो होता है वो सामयिक है। अब ये क्रांतिकारी 1935 को आंदोलनकारी नहीं है। 1935 को ये बाबा साहब जो है वो आंदोलनकारी नहीं है। 1935 को बाबा साहब जो है वो क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारी एक युद्ध लड़ता है। क्रांतिकारी एक युद्ध लड़ता है, और वो युद्ध है मानवता का युद्ध। वो युद्ध क्या है? मानवता का युद्ध। और ये मानवता का युद्ध जो है हम लोगों में सामयिकता के कारण हमने युद्ध छोड़ दिया है। अभी अम्बेडकरी आंदोलन कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है। अभी अम्बेडकरी आंदोलन कोई युद्ध नहीं लड़ रहा। आपको पता होगा शिरडी से मैं क्यों हारा, इसकी फाइल रिपब्लिकन के अध्यक्ष को देनी है। इसकी फाइल किसे देनी है? इसकी फाइल देनी है रिपब्लिकन के अध्यक्ष। मोहनलाल नहीं है अभी, वो उस दिन बता रहे थे
कि अभी मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, अभी रामदास ही अध्यक्ष है। तो रामदास ही अध्यक्ष है तो उसने अब वो फाइल अपने पास रख दी, मैं क्यों हारा। वो फाइल दिखाने किसको जा रहा है? सोनिया गांधी को। तो माई मा मी हारलो गो, हा आता मला कुठेतरी काहीतरी तुकडा दे। तुम दूसरी पार्टी वालों के पास तुम्हारी हार का इतिहास लेके जा रहे हो सोनिया गांधी के पास, और कह रहे हो कि वो मुझे न्याय दे रही देगी। बाबा साहब, तुम किसके बेटे हो? जिस आदमी ने एक लात मारकर, कल मैंने बताया था ना कि एक लात मारकर मिनिस्ट्री छोड़ दी, उसका बेटा मैं क्यों हारा, उसकी फाइल सोनिया गांधी को दिखाई। यानी अभी तुम क्रांतिकारी नहीं हो, अभी तुम क्रांतिकारी नहीं हो, अभी तुम बाबा साहब के युद्ध के सिपाही भी नहीं हो, अभी तुम बाबा साहब के युद्ध के सिपाही भी नहीं हो। अभी तुम बाबा साहब ने 1935 के पहले जो भी आंदोलन किए थे उसके एक ये हो, उसका एक जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला कार्यकर्ता हो। अभी तुम सिपाही नहीं हो। सिपाही युद्धरत रहता है, आंबेडकरी आंदोलन युद्धरत नहीं है। तो मित्रों, आज आज यहाँ से क्या ले जाना है? यहाँ से ले जाना है युद्ध। यहाँ से क्या ले जाना है? युद्ध। और यहाँ से युद्ध इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं, युद्ध जो है इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं। यहाँ से ये युद्ध सारी दुनिया के अमानवीयता के खिलाफ ले जाना है। फिर अमानवीयता में मुसलमान अगर आ तो उसके खिलाफ भी युद्ध लड़ना होगा। फिर अगर उस इसमें अमानवीयता में अगर हिंदू आ रहा है तो उसके खिलाफ भी लड़ना होगा। अगर उस अमानवीयता में क्रिश्चियन आ रहा तो उसके खिलाफ भी लड़ना होगा। तो आम्बेडकरी आंदोलन अगर यहाँ बैठा है, अगर तुम आम्बेडकरी आंदोलन के वो हो जो युद्ध लड़ता है, सिपाही हो, तो तुमको क्या ले जाना है? युद्ध ले जाना है। और युद्ध ये सकारात्मक होता है। सारा आम्बेडकरी आंदोलन इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से सकारात्मक नहीं रहा। सर, बंडू सर, सकारात्मक नहीं है आम्बेडकरी आंदोलन। आम्बेडकरी आंदोलन भयानक नकारात्मक है। यानी तुम्हारा आदमी यहीं से जा रहा है बात करते हुए, लेकिन वही तुम्हारी बीच में छुरा मारने के लिए ले आ रहा है। आज ही पैक करा है वो उसके साथ। ते माहित आहे का याचं गाड्याचं उदाहरण? काय नाव होतं? गंगाधर गाड़े। 6 महीना मिनिस्टर रहा, रामदास ने मिनिस्टर करवाया, और 6 महीना के बाद में वो मिनिस्टर नहीं रहा तो उसने रामदास को छोड़ दिया। यानी 6 महीना के बाद में वो मिनिस्टर नहीं रहा तो उसने रामदास को छोड़ दिया। यानी हम कितने दिन का साथी है वो? 6 महीने। यानी भोगने मिला, खाने मिला तो तेरा दोस्त, और खाने नहीं मिला तो तू इधर, तू अलग और मैं अलग। यानी आम्बेडकरी आंदोलन खाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आम्बेडकरी आंदोलन लड़की से ले रहे तो हमारे मुंह को खून लग गया है। मैंने बड़ी एक सुंदर बात की थी, मुझे लगता है 4-5 साल हो गए, यानी मुझे लगता था यानी 5 साल से ऊपर ही हो गए। निगरों को, अमेरिका में निगरो नहीं थे तो अमेरिका में सारे निगरो आते थे यहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो वहाँ ये पता चला कि अमेरिकन लोग निगरो लेने नहीं जाते थे। अमेरिकन लोग निगरो लेने नहीं जाते थे, अमेरिकन लोग निगरो पकड़ने नहीं जाते थे। वो टोली में ही, जो निगरों की टोली थी, वो टोली में ही सरदार और कुछ लोग क्या करते थे, उनको पकड़ के लाते थे और अमेरिका में बेचते थे। अमेरिका में बेचते थे कौन? वो निगरो ही लोगों के सरदार जो है वो टोली से उनको पकड़ के लाते थे और बेचते थे। हमारे सरदार भी वैसे ही कर रहे हैं, हमको पकड़ के ले जाते, हमको पकड़ के ले जा रहे और बेच रहे। कभी सोनिया गांधी को बेचते, कभी शरद पवार को बेचते और कभी किसी और को बेचते। कौन? यही निगरो के लोग। तो ये अच्छा है कि इस क्षण पॉलिटिक्स जो है, वो राजकारण का जो नशा है
वो थोड़ा सा काम को इस शिविर में हम क्या कर पाए वो जाने दीजिए, मुझे मालूम है हमने बहुत बड़ा काम किया। इस शिविर में जो पहले शिविरों में हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन इस शिविर में हम वहां बैठे हैं जहाँ सम्राट अशोक बैठे थे। कल हमने धरती की तरफ वहां से देखा जहां से सम्राट अशोक देखता हो। कल बोला था ना सर कि यहीं से तो देखता होगा वो देखता होगा ये पूरा इलाका और ये सारे देश। कल हमने वहां से देखा। कल का दिन हमारी जिंदगी में भी आप अपने दिल में रख लीजिए। यहाँ से जाते वक्त बड़ी बड़ी पोथियां नहीं, कल का दिन तुम्हारे मन का डायलेक्टिक क्लियर करेगा। बुद्ध क्या करते थे? बुद्ध त्याने सांगितलं का नाही, तृष्णेत जेव्हा मन फसतं तेव्हा डायलेक्टिक उभं होते माणसाच्या मनात, आणि मग बुद्ध माणसाच्या मनातली तृष्णा बाजूला काढतात और फिर एक ही पंथ से मन कैसे चल रहा है, वो आनंद गया काला महल बन गया है, आनंद गया और वो बेशक एक नाश्ते वाले के घर के सामने उसने अपना कटोरा जिन्हें भिक्षा के लिए रहे उसने अंदर बुलाया, ये अंदर गए, वो नाचने लग गई, बड़ी सुंदर थी। तो आनंद ने आंखें बंद कर ली, आनंद ने आंखें बंद कर ली तो वो कह रही है बंदे आप मुझसे डर गए, आप मुझसे डर गए, आपने आंखें बंद कर ली। तो आनंद ने आंखें खोल ली और फिर वो खूब नाच रही है, अपने कपड़े उतार कर नाच रही है और आनंद देख रहे हैं और उसके बाद में भिक्षा मांगते हैं। उसको लगा मैं इतना नाची, दूसरा एखादा आदमी रहता मेरी इतनी सुंदरता देख के वो कब का मेरा हाथ पकड़ लेता, ये भिक्षा मांग रहा है। वो बेचारी थक गई, यानी शर्म से चूर हो गई और उससे फिर आनंद वहां से निकल गए। हम किसके बेटे हैं? हम उस आनंद के भाई है, हम उस आनंद के भाई है और इसलिए यहाँ से ले जाते हो वो ले जाइए, वो आनंद ले जाइए, वो सम्राट अशोक ले जाइए, एक बड़ा सुंदर अंक अभी आ रहा है हर्षवर्धन ले जाइए, हर्षवर्धन ले जाइए। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, बुद्धों की संस्कृति जो है वो इतनी बड़ी है कि जहाँ टीका चलाई तो वहां से कोई तो भी बुद्ध की बात कहने वाला निकलेगा। मिट्टी के किसी भी ढेले को अगर तुम उठा लो तो वो बुद्ध की ही कोई तो भी बात करेगा, वो कहेगा कि यहाँ से बुद्ध गए थे, वो सांस इसी मिट्टी ने ली थी, वो कहेगा यहाँ से चीवरधारी भिक्षुओं का समूह गया था, पौनी में हम वहां गए थे, बिल्कुल वो वहां मिट्टी से वो बुझा दिया गया है स्तूप और वो स्तूप के बिल्कुल करीब में, यानी स्तूप के बिल्कुल ऊपर बनाने से थोड़ा बाजू में उन्होंने अभी हिंदुओं का कोई तो मंदिर खड़ा किया है। या वो बाबरी मस्जिद जब उसका खोदना शुरू हुआ और जब एक कोना खोदा गया तो सारे कमल के ये बाहर आने लग गया और वो सारे बुद्ध संस्कृति जो है वो बाहर आने लगी, वो कोना बुझा दिया उन्होंने। के लाल थे उस वक्त, उन्होंने वो कोना बुझा दिया और वो बाबरी मस्जिद उन्होंने गिरा दी और उसके बाद में वहाँ क्या बनाते हैं, लेकिन उसके नीचे बौद्ध का स्तूप है, अभी भी बौद्ध का स्तूप है। यानी इस धरती का कहीं भी भारत में अगर कुदाल चला लो तो तुमको कहीं से बुद्ध के स्वर सुनाई देंगे और तुम उसके संवाहक हो। साथियों तुम क्या हो? तुम उसके संवाहक हो। और कल वो संवाहक कहाँ गए थे? कल वो संवाहक साथी वो स्तूप देखने गए थे। तो यहाँ से संवाहक जाना है, बुद्ध का संवाहक जाना है। ये शिविर का सबसे बड़ा श्रेय क्या है? तो हम बुद्ध के संवाहक बन के जाए यहाँ से, हम सम्राट अशोक के संवाहक बन के जाए यहाँ से। इस शिविर का सबसे बड़ा औचित्य यह होगा कि यहाँ से तुम्हारा सुपर आदमी जो है, तुम्हारे अंदर का अम्बेडकर जो है वो अपनी ऊंचाई से खड़ा रहे, फिर उसका ब्रदरहुड जो है वो बुद्ध के जैसा ही रहे, फिर अम्बेडकर के जैसे रहे। और फिर वो जो कह रहे थे ना
कि उसने मुझे अगर ऐसा कहा होता तो मैंने उसको जूते से मारा होता। वो गोविंद वल्लभ पंत को बोलते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत, अरे मरे हुए मुर्दे का मांस खाने वाले कौवे। क्या कह रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत को? वो भारत का केंद्रीय मंत्री है और उसे कह रहे हैं, ये बड़ा नेता है वो, और उसे कह रहे हैं अरे मरे हुए मुर्दे का तुम्हारा ये जो है तुम्हारा आदमी क्या होगा? सिंह देगा लीन कोला करने साक्ष्य दिली होती कि मैं ये इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरा आदमी वो सिंहावलोकन करे। साथियों, समता सैनिक दल का हर कार्यकर्ता वही सिंहावलोकन करे। समता सैनिक दल का हर कार्यकर्ता सिंह ही बन कीजिए, सिंह बन। भावसाहेब म्हणलं ना, बळी कोणाला दिला जातो? शेडा मिठाचा दिला जातो, सिंहाचा बळी दिला जाता है शेर की तरह। और तुमको मालूम होगा या नहीं होगा, या आपने वो पढ़ा कि नहीं, 150 लोग हथियार लेकर सामने खड़े हैं और चंदर के हाथ में एक छोटी सी सा हथियार है जिससे ये काटा जाता है, गन्ना काटा जाता है, और वो एक हथियार को देखकर 150 लोग भाग रहे हैं। कितनी ताकत है? 150 लोग भाग रहे हैं। तो तुम्हें वो ताकत आनी चाहिए। क्या ले जा रहा है यहाँ से? वो ले जाइए। प्लान की जो बात है वो बात तो होगी ही, प्लान की जो बात होगी वो होगी ही। मित्रों, और एक आखिरी बात कह दूंगा कि एक सत्यता, जिस सत्य की बात बुद्ध करते थे, करुणा के पहले सत्य की बात लगातार करते थे हम, यानी फिर उन्होंने उसका क्या किया? फिर उन्होंने बनाया सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्य का क्या बना? सत्यवादी हरिश्चंद्र बना। एक कहानी रच ली, एक कहानी रच ली। जैसे रामायण महाभारत की गुप्त काल में जैसे रचना हुई, वैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया। सत्य कह रहा है बुद्ध और सत्यवादी। फिर शाश्वत सत्य आ गया, फिर शाश्वत सत्य आ गया, और गांधी कह रहा है मैं शाश्वत सत्य का गुलाम हूँ, शाश्वत सत्य को मानने वाला हूँ। फिर वो शाश्वत सत्य क्या होगा? सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। अब शिव कैसा था हमको नहीं मालूम, लेकिन क्या कहा उसने? शिव की तरह सुंदर है। सत्य कैसा है? अब तेरा शिव था कैसा यार? तेरा शिव था कहाँ? कहाँ बैठा था वो? किस मसान में था वो बता ना। तू तो चाहे जितने खूबसूरत फोटो बना ले, अरे काला काला राम भी तू सुंदर बना लेता ना यार। अब काले आदमी को नीला रंग नहीं रहता, काले आदमी का काला रंग ही रहता, लेकिन तेरा नाम तो नीला ही नीला रहता है, तो उसका शिव भी बड़ा नीला नीला रहता है। तो सत्य क्या है? शिव की तरह सुंदर है। बुद्ध के सत्य का ये सफर जो है, इस सफर को सामने रखो, इस सफर को सामने रखो। और सत्य जो है वो आम्बेडकरी आंदोलन में तुम्हारे साथ, वो सत्य जो है वो आम्बेडकरी आंदोलन में तुम्हारे साथ है। और सम्राट अशोक उस सत्य का स्वरूप है, और सम्राट अशोक के हाथ में तलवार है। तलवार उसने बुद्ध के चरणों पर भी रख दिया है, लेकिन वो कह भी रहा है कि मैं तुमको सजा देना नहीं चाहता, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे मुझे तुम्हें सजा देनी पड़े। मोर्याचा रासानी पतन ते रोमिला सापाचं पुस्तक आहे, त्याच्यात ते कोटेशन आहे त्याच्या ह्याचं। यही बात 300 ब्राह्मण काटे थे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के काल में जब ह्यून आए और एक रात जब ह्यून पर ब्राह्मणों ने आक्रमण किया, तो हर्षवर्धन ने कितने ब्राह्मण काटे थे? 300। तो तुम्हारा सत्य कैसा है? तुम्हारा सत्य एक हाथ में बुद्ध का सारा ये लेकर, बाबा साहब का सारा एक लेकर, और एक हाथ में सम्राट अशोक और हर्षवर्धन की तलवार लेकर। एक हाथ में सम्राट हर्षवर्धन और अशोक की तलवार लेकर, और एक हाथ में वो सत्य लेकर जो बुद्ध ने बताया था, वो सत्य लेकर जो बाबा साहब बता रहे। ऐसे अगर तुम जाते हो, अगर तुम सकारात्मक लड़ाई से जाते हो,
अगर तुम 1935 के बाद के बाबा साहब के कार्यकर्ता बनते हो तो दोस्तों तुम्हारा सांची आना एकदम ये होगा, लाभान्वित होगा। तुम सांची आए, ये तुम 1935 के बाद के कार्यकर्ता। हमारे समाज में सारे कार्यकर्ता जो है वो 1935 के पहले के कार्यकर्ता, तुम 1935 के बाद के कार्यकर्ता करके जाओ। और सत्य का प्रसार करना है हमको। कल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ये बोला था मैंने अमिताभ साहब, हमको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड करना है। वो आएगा, वो आएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड भी आएगा। और हम समझते हैं कि आम्बेडकरी आंदोलन को नया इतिहास, नए आयाम और नया उजाला देने के लिए आप लोग सब लोग कारक बनेंगे, और इसकी मैं कामना करता हूँ। और इस समारोह में आप लोगों ने, कम लोग रहे हैं, बहुत तकलीफ ये हुई, हमारी गलतियाँ हुई, कुछ यहाँ की गलतियाँ हुई, कुछ भोपाल की गलतियाँ हुई, कुछ वो नागपुर की। सारी गलतियों को आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? आप नहीं समझेंगे वो चीज़ गलती तो कौन समझेगा? और कौन समझेगा? आपको ही तो गलतियाँ समझनी। लेकिन गलतियों का मुझे नष्ट करने के लिए उपयोग करो, ठीक है। एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए तुम उपयोग करो, ठीक है। गलतियों का दूसरे किसी इसको नष्ट करने के लिए, आदमी को नष्ट करने के लिए उपयोग करो, ठीक है। गलतियों का अम्बेडकरी आंदोलन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 1935 के बाद का है, इसको नष्ट करने के लिए उपयोग नहीं करना, मत करना। नहीं तो इतिहास हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम वो आखिरी पीढ़ी है, हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसे अब नई पीढ़ियों को जन्म देना है। और जो नई पीढ़ियाँ अम्बेडकरी आंदोलन को फिर से नए युद्ध के रूप में नए तरह से लड़ेगी। और इसके लिए आपकी पीढ़ी जो है वो सबसे आखिरी पीढ़ी है। आखिरी गुलाम, आखिरी मुगल ऐसा है, बहादुर शाह जफर नाम होता है, हम वो आखिरी पीढ़ी है। लेकिन कल केतन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे अंदर 3 पीढ़ियाँ बैठी है। अवय हमारे दूसरी पीढ़ी के आदमी है, आप जो है वो अनिकेत वगैरह वो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। हमारे अंदर ही 3 पीढ़ियाँ बैठी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और नहीं, तो सकारात्मक सोच लेकर सांची में आपका आना जो है वो बहुत बहुत अम्बेडकरी आंदोलन, अम्बेडकरी युद्ध के लिए फायदेमंद रहा। ये अपने दिल में लेकर आप घर जाने का और आपका आना हम सब के लिए, आंदोलन के लिए और कल के भविष्य के लिए उपकारक होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अब जो थोड़े 2-4 जो भी शब्द बोले हैं मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।